जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट हो रहा है और 15 जून तक चलेगा। यानी कि 5 जून कहे तो आज से ही जो है ना आपका बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज जिनका एग्ज़ाम आज है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दे। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए जो है ना आज हम जो अपने चैनल पर जीके जीएस और इंग्लिश का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम जो लेके आए हैं ना 80 क्वेश्चन का जो है ना एक सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक स्तर के जो क्वेश्चन मैट्रिक में जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम इसमें जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पिछले साल के आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक का पूछे गए हैं। जो मैट्रिक में एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। इसलिए हम जो है ना मैट्रिक का जो क्वेश्चन 21, 22 और 23 ये 3 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम इसमें डिस्कस करने हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर नहीं देखना हो तो आप जहां से भी आपको मिले मैट्रिक का क्वेश्चन मिले, आपको मैट्रिक का क्वेश्चन आपको मिले 21, 22, 23 का आप देख लीजिएगा, या हम पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। आप पीडीएफ से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। इससे आपको लगभग अगर 20 नंबर का अगर सामाजिक का देते हैं तो समझिएगा उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हूबहू उसमें आपको मिलने का संभावना रहेगा। पिछले क्वेश्चन जो पिछले ईयर का क्वेश्चन देखिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है सीरीज जीके का, सामाजिक अध्ययन का। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करा देंगे। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर नहीं तो आप लोगों को अगर छोटे भाई बहन है जो मैट्रिक के पढ़ते हो, जिनको प्रीवियस ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर है उनके पास प्रैक्टिस सेट है, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए आज का प्रश्न है एशिया क्या है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था एशिया और यूरोप के बीच। एशिया और यूरोप के बीच जो है ना प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, वो कौन सा था एशिया और यूरोप के बीच? तो वो था आपका कौन सा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। देखिए अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी डीएलएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगा, एग्जाम से रिलेटेड हो या रिजल्ट से रिलेटेड हो, सभी का इन्फॉर्मेशन हम इस पर देंगे। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इधर उधर जाना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? किस आंदोलन को बंद कर दिया था? देखिए सबसे पहले तो चौरी चौरा कांड से पहले कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे गांधी जी ने? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। इसी बीच में ना एक चौरी चौरा जगह है जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर जो है ना कुछ लोगों ने पुलिस वाले को थाने में घुसकर पुलिस वाले को मार दिया था, जिसके कारण जो है ना ये चौरी चौरा कांड क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। तो इनमें से किस आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन के। कब? असहयोग आंदोलन 1900। ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यह है आपका कितने? अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यह है आपका 8 जो है ना आपका अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है ना शासन है। तो ये कहे थे आपका अब्राहम लिंकन ने। कौन? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? मान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है ना संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है ना ये प्राप्त हुआ था? तो यह है आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 73वां संविधान संशोधन के दौरान ना पंचायती राज संस्था को सर्वाधिक दर्जा आपको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत के लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो देखिए, अशिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी बाधा है, बेरोजगारी भी बाधा है। माने लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये तीनों जो है ना बाधा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में जो है ना रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये है आपका राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रस रज्जू रसे राजगीर, बिहार में रज्जू मार्ग है आपका राजगीर में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये सासाराम जो नगर है इसका विकास कब हुआ था? ये हुआ था आपका मध्य युग में। एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो इसका दोनों का आंसर सेम ही है, मध्य युग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 11, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? किस बांध से संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना किस बांध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? तो भाखड़ा नांगल बांध है, उसी से जो है ना क्या है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? माने सर्वाधिक भूस्खलन कर जहाँ ज़्यादा जो है ना पृथ्वी जो है ना पहाड़ी ये सब इलाका, पहाड़ी ये सब जो है ना भूस्खलन होता है, यानी ज़मीन खिसकता है। तो सबसे ये ऐसा सबसे ज़्यादा इलाका कहाँ है? तो उत्तराखंड में। हमेशा देखते हुए उत्तराखंड में जो है ना पहाड़ यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, ये हो गया, तो ये आपका उत्तराखंड में है। चाहे बादल फट गया, ये सब ज़्यादा समस्या आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? माने कौन सा इसमें आपका देखिए भाग पूछा है, कौन सा भाग जो है ना सर्वाधिक सूखे की चपेट में रहता है? तो ये आपका जो है ना सर्वाधिक सूखे के चपेट में आपका पूर्वी बिहार। कौन सा? पूर्वी बिहार। पूर्वी बिहार जो है ना सर्वाधिक सूखे के चपेट में रहता है, जबकि उत्तरी बिहार जो है ना आपका, ये उत्तरी बिहार है, ये उत्तरी बिहार है, ये सर्वाधिक जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उत्तरी बिहार। यहाँ से क्योंकि गंडक नदी निकलती है, और सोन, कोसी ये सब नदियाँ जो है ना हिमालय से निकलती है, जिसके कारण ये जो है ना क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र जो है ना अधिकतर जो है ना यहाँ पर बाढ़ हमेशा आते ही रहता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र जो है ना इसका यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी बिहार। नेक्स्ट चलते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए। 1871 में कौन सा संधि हुआ था आपको बताना है। 1871 में कौन सा संधि हुआ था? तो यह है फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना 1871 में हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह है आपका संवैधानिक राजतंत्र। क्या? संवैधानिक राजतंत्र जो है ना स्थापित हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस का जो बोल्शेविक क्रांति है इसका नेतृत्व किया था आपका लेनिन ने। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है आपको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसमें से कौन करता है? तो यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यही है भारत में आय का जो है ना, इनकम का जो है गणना जो है ना यही करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य इसमें से 18 जो है ना, इसमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो बिहार, अपना बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है आपका आर्थिक क्रियाओं जो होता है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? तो जो आर्थिक क्रियाएँ होता है इनका उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। क्या? जीविकोपार्जन जो है ना करना, यही आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य को मैंने जीविका चलाना, जीविकोपार्जन करना, यही में उद्देश्य होता है। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। जो हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर उसको बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये देखिए, दीर्घकालीन ऋण जो है ना प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण,
ये क्वेश्चन पिछले बार भी जो है ना डीएलएड में पूछा गया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये आपका जो है ना कौन सा संस्था है दीर्घकालीन ऋण? ये आपका भूमि विकास बैंक। अब अभी तो शायद इसका फिलहाल नाम चेंज कर दिया गया है भूमि विकास बैंक का। ये था दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था था भूमि विकास बैंक। इसमें क्या होता था कि भूमि विकास बैंक में किसानों को जो है ना ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था, और उसके बदले में उनका ज़मीन का जो है ना कागज़ ले लिया जाता था, मतलब इसलिए मतलब सिक्योरिटी के तौर पर, और उसको उनको खेती करने के लिए ज़मीन दिया जाता था। तो भूमि विकास बैंक और दीर्घकालीन ऋण मिलता, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए जो है ना उनको ऋण मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। इसको भी याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह है आपका गहन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सोपानी कृषि। ये देखिए ये प्रचलित कृषि है। सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ? ये सोपानी जो कृषि होती है कहाँ प्रचलित है, कहाँ पर होती है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है ना सोपानी कृषि ज़्यादा प्रचलित है। इसको जरूर याद रखिएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार की जो मिट्टी है वो कैसी है? तो ये आपका बिहार की जो मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी है। कैसा? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आयुर्वेद। देखिए आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक आपको चरक कहा जाता है। किसको? आयुर्वेद का सॉरी एक सेकेंड, चरक नहीं, सॉरी इसका चरक आंसर नहीं होगा, गलती टिक लग गया है आपका। इसका आंसर चरक नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए आयुर्वेद का जनक जिन्हें कहा जाता है या आयुर्वेद का पिता कहा जाता है उसे धन्वंतरी को कहा जाता है। किसको? धन्वंतरी को। धन्वंतरी को जो है ना आयुर्वेद का जो है ना जनक कहा जाता है या आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। किसको? धन्वंतरी को। याद रखिएगा धन्वंतरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? वन जो है ना आपका बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी 7% क्षेत्र पर जो है ना क्या है? वन है बिहार में। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त जिसमें लोहा का मात्रा हो, इसमें कौन सा खनिज है? देख 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है ना आपका लौह युक्त खनिज है, जबकि बॉक्साइट, चूना पत्थर ये सब, अवरक ये सब इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिरियोडाइट ये सब क्या है? लोहे का अयस्क है। ठीक है, लोहे का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना सबसे घटिया कोयला कौन सा है। तो देखिए सबसे घटिया कोयला जो होता है ना, इसमें सबसे घटिया कोयला आपका पीट कोयला होता है। कौन सा? पीट कोयला। अगर सबसे बढ़िया कोयला के बाद उत्तम किस्म का कोयला का पास जिसमें धुआं का मात्रा जलाने पर धुआं कम निकलता है वो है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया क्वालिटी की अगर बात करें, सबसे बढ़िया क्वालिटी की बात कर ले तो आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। जबकि घटिया की बात करें, सबसे घटिया की बात करें तो हो जाएगा आपका कौन सा कोयला? पीट कोयला हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? इसमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो देखिए चाय, धान, गन्ना ये सब क्या होता है? रोपा जाता है, रोपण फसल है। जबकि रबर जो है ना रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 30 का ए जो है ना आपका इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए। कौन सा? रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अधिकतर भी दक्षिण भारत इस सब में देखिएगा तो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि धान जो है ना यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र? कृषि माने खेती करने लायक कितना प्रतिशत जो है ना भूमि है आपका? तो 50%। लगभग जो है ना बिहार में 50% क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का अर्थ हो गया विश्व, माने पूरे वर्ल्ड का जो है ना अर्थव्यवस्था, वही हुआ क्या? वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति जो है ना संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो आपका हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा संस्था भारत में अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, मुद्रा यही जारी करता है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिहार राज्य है क्या? कैसा मतलब राज्य है? उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, कृषि प्रधान है? तो ये आपका कृषि प्रधान है। बिहार जो है ना हमारा कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इस निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है? कौन सा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होंगे? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है ना यही हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कर, पैसे आपके प्रति व्यक्ति आय, अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो रहन सहन बढ़िया रहेगा, अच्छे स्कूल में पढ़िएगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर अच्छा आपका रहन सहन नहीं रहेगा। ठीक है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में आपका 38 ज़िले हैं, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था या इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश आपका कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश जो है ना आपका 1971 में क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसी समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, माने पाकिस्तान से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ये आपका राजस्थान में जो है ना पंचायती राज का शुरुआत हुई थी। राजस्थान का कभी कल जिला पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान का नागौर जिला, याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला जो है वहीं से जो है ना पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है? तो देखिए केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ है इसमें केंद्रशासित प्रदेश। संघ सरकार का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है ना संघ सरकार का उदाहरण है? तो यह आपका अमेरिका जो है ना संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति मिलनी जो है ना मेन होते हैं, तो यहाँ पर संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पादों का मानकीकरण के निम्नलिखित में से किस मानक का प्रयोग किया जाता है कृषि उत्पादों के लिए? देखिए कृषि उत्पादों के लिए बोला गया है, कृषि उत्पादों के लिए कौन सा होता है? एक मार्क। अगर एक मार्क जो है ना, जैसे कोई खाने पीने की वस्तु का सामान लेने जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक मार्क है कि नहीं। अगर एक मार्क रहता है तो आपका ब्रांडेड है, सही है। उसी प्रकार अगर हम आभूषण लेने जाते हैं, सोने चांदी के सामान लेने जाते हैं, उसमें देखते हैं हॉलमार्क। क्या देखते हैं? हॉलमार्क। आभूषण के लिए हॉलमार्क, जबकि खाने पीने सामान के लिए एक मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र अभी जस्ट पहले बताए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा से? प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा। कौन सा? कृषि। 48 का आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किन पर? ये जो है ना 4 ऑप्शन दिए, इस पर किन पर लागू थी? तो यह आपका किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली जो है ना किस पर लागू थी? किसानों पर। यानी जो किसानों को जो है ना, तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था? किसानों को जो है ना इसका नील का खेती करना पड़ता था 3 कट्ठे में। ठीक है,
माने चार चार भाग में आपका 3 भाग पर जो है ना क्या करना पड़ता था, नील का खेती करना पड़ता था। एक भाग जो है ना उस पर जो उनको अपना अनाज उगाना पड़ता था, जिसके खिलाफ यहाँ का चंपारण का राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने इसका विरोध किया और गांधी जी को उन्होंने न्योता दिया था यहाँ पर आने के लिए 1917 में, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी यहाँ पर इसी के लिए आए थे, आंदोलन के लिए। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल, वो भी एक क्या थे? किसान नेता थे, किसान थे। अगला क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके जांच के लिए कौन सा समिति गठन किया गया था? कौन सा समिति गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा हंटर समिति। कौन सा? हंटर समिति, सॉरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये बिहार का जीरादेई में है, इनका जन्म स्थान है बिहार का जीरादेई जो है ना वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत, तो ये है आपका नवादा जिला में। किस जिला में? नवादा जिला में बिहार के ककोलत जलप्रपात स्थित है। किस देश को सीमा बिहार से जुड़ी है? बताना है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो बिहार से आपका नेपाल जुड़ा हुआ है, नेपाल आपका बिहार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। कौन सा? बहुदलीय व्यवस्था जरूरी है गठबंधन का सरकार बनाने के लिए। और एक से ज़्यादा दल रहेंगे तभी तो गठबंधन करेंगे ना, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुआ था आपका 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे चलते हैं, भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? याद रखिएगा इसको, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो यह आपका अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी संबंधित है किससे? सुनामी किससे संबंधित है? देखिए, भूकंप जो आता है ना, जो स्थल पर भूकंप आता है, ठीक है, जो स्थल पर भूकंप आता है उसमें मेनली सिर्फ भूकंप बोलते हैं, और जबकि जो आपका समुद्र में भूकंप आता है उसको सुनामी बोला जाता है। तो सुनामी किससे संबंधित है? तो ये समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलबे के नीचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माने कोई मलबा कहने का, कोई बिल्डिंग हो गया, ये सब जो है गिर गया, कोई उसमें क्या हो गया, दब गया, तो उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो यह आपका इंफ्रारेड कैमरा का। किसका? इंफ्रारेड कैमरा जो है ना, इससे आपको पता लगाया जाता है कि इस मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, तो देखिए प्राकृतिक आपदा जो है ना, भूकंप क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा है। बाद बाकी ये क्या है? मैनमेड है, मनुष्य द्वारा जो है ये सब आपदा है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ, कौन सा? खरीफ। देखिए रबी और खरीफ दोनों को याद करके मस्ट बताते हैं आपको, रबी और खरीफ का कैसे याद रखिएगा। रबी जो है ना आपका, रबी देखिए ऐसे याद रखिए, रबी किसी लड़का का नाम है। इसको ठंड के मौसम में क्या होता है? बहुत ठंड लगता है। ठंड के मौसम में इसको क्या लगता है? बहुत ठंड लगता है। ये स्नान नहीं करता ठंड के मौसम में। रबी बहुत ठंड लगता है, यानी कि रबी बोले तो ठंड के मौसम में जो
फसल ठंड के मौसम में उगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। जो फसल गर्मी के मौसम में उगाया जाता है उसके खरीफ फसल कहते हैं। तो आप लोग गांव देहात से जुड़े हुए तो पता होगा कि कौन सा फसल जो है ना ठंड के मौसम में उगाया जाता है, कौन सा गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। तो यहाँ पूछा है खरीफ फसल, निम्नलिखित से कौन सा खरीफ फसल है। तो देखिए खरीफ फसल बोले तो गर्मी के मौसम में क्या उगाया जाता है, तो धान उगाया जाता है, धान। और जबकि बाकी और सबका बात कर लें तो ये सब आपका ठंड के मौसम में गेहूँ देखिएगा, तो ठंड के मौसम में तिलहन सामान देखिएगा, तिल वाला जैसे सरसों, ये सब सरसों राई ये सब जो है क्या होता है आपका, ये सब ठंड के मौसम में गए जहाँ सरसों के फूल निकला हुआ रहता है अच्छा, तो वहाँ पर जाकर हम लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो यानी ये सब आपका ठंड का मौसम हो गया। जौ भी हो गया ठंड के मौसम में, ठीक है। और धान का बात कर ले तो ये आपका गर्मी के मौसम में हो गया। गर्मी के यानी खरीफ फसल कहाँ पर, किस मौसम में, गर्मी के मौसम में, धान का फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है ना आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये देखिए ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मतलब आप बाढ़ नहीं समझ लीजिए। ऑपरेशन फ्लड जो है ना डेयरी विकास से संबंधित है, यानी कि दूध उत्पादन से जो है ना संबंधित है, डेयरी विकास से। 63 क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है ना आपका कब हुआ था, 1935 में। 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसका स्थापना हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में पहली सूती का मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये आपका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, मुंबई में। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। एक डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसा पीछे भी क्वेश्चन ये आया था। फ्रैंकफर्ट का संधि जो है ना 1871 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने जो है ना सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो ये इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, जो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा 1942 में जो हुआ था, 1942 में गांधी जी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। देखिए समाजवादियों का जो बाइबिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबिल जो है ना किसको कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये होता 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन थे अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे इसका प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें भूमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। और स्थापना पूछा जाए स्थापना किसने किया था, तो ये वो हुम ने किया था इसका स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, जस्ट अभी पहले बताएं कहाँ किया था, तो वो चंपारण में किए थे। वही तीन कठिया प्रणाली के लिए 1917 में, कब 1917 में बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये आपका मुद्रण माने छपाई का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध की बात की है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो देखिए भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा, हीराकुंड बांध जो है ना भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, तो लोहा। कौन सा हो जाएगा, लोहा को जो है ना उद्योगों का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो ये आपका एंथ्रासाइट है, जो क्या सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गंडक परियोजना। ये गंडक परियोजना जो है ना आपका कहाँ पर है,
तो यह है आपका वाल्मीकि नगर में है, यानी पश्चिम चंपारण शायद बोलते हैं, हाँ पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर पड़ता है। यहीं पर जो है ना आपका गंडक परियोजना है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन जो है ना कहाँ पर है? सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला बात कर ले, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपका डीएलएड में भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपका कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका भागलपुर में है। भागलपुर जिला में जो है ना, बिहार का भागलपुर जिला है, उसी में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? सूखा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वर्षा की कमी। बिहार का कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आते हैं? जस्ट इससे पीछे भी बताए हैं, उत्तर बिहार जो है ना सबसे ज़्यादा बाढ़ के चपेट में रहता है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर दिया है। ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें से देखिएगा आप एग्जाम देखिए जरूर इसमें से क्वेश्चन आपके रहेंगे। और आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम जो क्वेश्चन आज आएंगे उसको हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, हम उस पर आपको डिस्कस करने। और किसी का जिनका भी आज एग्ज़ाम होगा तो कृपया करके आप मेरे व्हाट्सएप पर जो है ना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़रूर आप जो है ना एक बार क्वेश्चन आप कॉपी पर लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिखकर आप फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ताकि हम उसको सभी दोस्त जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है उन तक हम पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।